भाई इनके लिए जगह देखे ना, किस रो में, सेकंड लास्ट रो में बन रही है जगह? नहीं। ओके, नोट्स दे दें भाई, नोट्स। नहीं, पेज नंबर 3, नोट्स का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। भाई ये बैग उठा के ना आगे रखवा दो, ये वाला बैग इधर होने से थोड़ा सा, क्यों सर? इन भाई को इधर कर दो, आप इधर हो जाओ। आपको नजर आ जाएगा इधर से, देखो। हाँ, इन भाई को इधर कर दो, आप इधर हो जाओ। थोड़ा खुला खुला कर लो। ओके। अच्छा भाई, कल हम ये पढ़े थे कि लोन पर, एडवांस पर और गिफ्ट पर। अब थोड़ा सा इधर हो जाओ बैग हुक के साथ करके, ताकि वो थोड़ा सा खुला हो जाए बंदा। ये जो दो बंदे बैठे हैं, हाँ बस ठीक, शुक्रिया। लोन पर, एडवांस पर, गिफ्ट पर कुछ रूल्स लगते हैं। अच्छा, इसमें अगर एडवांस को थोड़ी देर साइड पे रख दें तो लोन पर जो रूल लगने हैं वो रूल जरा समझ लें। अगर आपने लोन लिया है किसी ऐसे बंदे से जिसके पास एनटीएन है, तो इस तरह लोन ले लें। और अगर उसके पास एनटीएन नहीं है तो इस तरह लोन ले लें। अगर आपने किसी बंदे से पैसे गिफ्ट लिए हैं, अगर आपने किसी बंदे से पैसे गिफ्ट लिए हैं, तो अगर गिफ्ट देने वाले के पास एनटीएन है तो ऐसे ले लें। भाई ये क्लास के बीच में ना बांटो, अब ये लेट आए हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? छोड़ो, क्लास तो डिस्टर्ब ना करो ना। ये नहीं आए एक दिन तो हम क्या करें? ये जो ना आया करें वो क्लास से पहले जाके नोट्स ले लिया करें। आइंदा ना बांटा करो भाई, क्लास के दरमियान में एक दिन बांटे के, बस बांटे के नोट्स। अब एक दिन टीचर ने बोतलें पिलाई, बच्चे नहीं आए, अगले दिन उनको बोतल दोगे आप? तो नहीं। अच्छा, तो पिलानी कहाँ है वैसे? अच्छा, तो अगर जो है किसी बंदे ने आपको, भी आप हाइब्रिड में साइट ऑफ एनीथिंग, कल मैं आज लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, कल से टाइम पे आना है आपने। क्लास चल रही होती है, बीच में आ रहे होते हैं। अगर किसी बंदे ने आपको गिफ्ट दिया तो आप गिफ्ट ले लें इससे। जिसके पास एनटीएन है, क्रॉस चेक से गिफ्ट ले लें, अदर बैंकिंग चैनल से गिफ्ट ले लें। और अगर ऐसे बंदे से आपने गिफ्ट लिया जिसके पास एनटीएन नहीं है, तो फिर उससे कहें क्रॉस चेक में गिफ्ट दे दे। तो आप किसी से लोन लें, गिफ्ट लें, लेकिन गिफ्ट या लोन वगैरह कैश में नहीं ले सकते। कैश में तो दोनों से नहीं ले सकते। ओके, हाँ, एडवांस में थोड़ी सी गुंजाइश है। अगर आप शॉपकीपर हैं और आप चीनी या शक्कर या गुड़ बेच रहे हैं और किसी बंदे ने आपको आके कहा सुबह सुबह ये एडवांस पकड़ें, शाम को मुझे चीजें दे दें, आप उससे पैसे ले लें कैश, कोई मसला नहीं। खैर है, वो कैश पकड़ा रहा है, ले लें। ये मत पूछें आपका एनटीएन है नहीं है, कोई मसला नहीं, आप कैश ले लें। बिकॉज सेक्शन 39(3) विल नॉट अप्लाई। सेक्शन 39(3) यहां लागेगा ही नहीं। जब लागेगा ही नहीं तो फिर टेंशन ही नहीं। और अगर जो है वो किसी बंदे ने आपको एडवांस में पैसे दिए हैं और वो पैसे हैं फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस, जिसमें सेल ऑफ गुड्स भी है और रेंडरिंग ऑफ सर्विस भी है, यानी दोनों चीजें पाई जा रही हैं। कैसे? वो आपको घर भी बना के देगा, आपको नक्शा भी बना के देगा, तो इसमें सेल ऑफ गुड्स भी कर रहा है, रेंडरिंग ऑफ सर्विस भी कर रहा है। अब उससे जब आपने पैसे लेने हैं तो उसे कहिएगा भाई अगर आपका एनटीएन है तो मुझे क्रॉस चेक या बैंक में पैसे ट्रांसफर कर दें, और अगर आपका एनटीएन नहीं है तो मुझे क्या दे दें?
क्रॉस चेक दे दें। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल स्टोरी। फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस, तो सेल ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैप सर्विसेज, तो हेयर सेक्शन 39(3) विल अप्लाई। एक चाय के कप की खातिर आपने इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ज़ाया कर दिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हाइब्रिड लास्ट रो बॉयज जी, शुक्रिया, आपकी मुस्कुराहट ने मुझे खुश कर दिया कि आप आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। बस मुस्कुरा दिया करें, जब टीचर कभी क्लास लेना आगे से मुस्कुरा दिया करें, तो पता चल जाता है माइंड नहीं किया, क्योंकि आजकल ये भी डर लगता है कि बच्चे को कुछ कहेंगे माइंड कर जाएगा। नहीं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप लोग तो माशाल्लाह अच्छे हैं सारे, कुछ बच्चे आजकल ऐसे आते हैं बंदा को डर लगता है कुछ कहते हुए। आप तो नहीं है ना ऐसे, टीचर को डर लगे आपको कहते हुए कि यार ये पता नहीं अब क्या बनेगा मेरा। अच्छा इसी की जगह चेंज करवा दें, इसी का क्या चेंज करवाना है, कितना करवाना है, जल्दी डिसाइड करें। 1 बाय 1 इधर से बताएं। 30 ज्यादा हो जाएगी यार, 25 कर दो जी। इसको क्या करना है 20 पे, उसमें 4 बढ़ा दो, इसमें 9 बढ़ा दो। अच्छा, कौन से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको सुबह कुछ ऐसे हो जाए, रास्ते में कोई हल्का फुल्का किसी से प्लस माइनस टक्कर लग जाती है, या क्लास में किसी से कोई प्लस माइनस हो जाती है आती ही आपकी, तो फिर उसको पूरा दिन उसका असर रहता है। कौन से ऐसे लोग हैं यार, प्लीज खुदा के लिए अपने आप को बदलें। ये तो आप जिंदगी अपनी बर्बाद कर रहे हैं, ये तो बहुत बहुत बड़ा नुकसान है। यानी कि मुझे किसी बात में आप पे गुस्सा चढ़े, मैं घर जाके घर वालों पे गुस्सा उतार रहा हूँ, ये तो जाहिलाना बात है ना। इससे तो प्लीज खुदा के लिए बस उसी टाइम जो है डिलीट कर दिया करें चीज़ों को। वो डिलीट फॉर ऑल होता है ना, डिलीट फॉर ऑल, और दूसरा रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दिया करें। यानी कि एक तो ऑप्शन होती है ना डिलीट करना, रिसाइकिल। खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी को बदलें, ये तो आप अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर रहे हैं। टाइम नहीं लगता, ये अपने माइंड की बात है, अपने माइंड की बात है सारी। गुस्सा भी आपको उसी पे चढ़ता है जिस पे जोर लगा सकते हैं आप, जिस पे आपको जोर नहीं चलता उस पर गुस्सा भी नहीं चढ़ता। ओके, अच्छा मोहतरम जी जी सर, कल से एक सवाल है जी मोहतरम। सर, आपने बोनस शेयर का बताया था कि ये आईएफओएस में जाएंगे। बोनस शेयर आईएफओएस में नहीं जाएंगे, आईएफओएस में लिखा हुआ है, लेकिन हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे कि ये फाइनल टैक्स रिजीम डिविडेंड की तरह ट्रीट होंगे। ओके सर। शुक्रिया स्टूडेंट। अच्छा, तो अब लोन या गिफ्ट आप ले रहे हैं किसी से, तो लोन या गिफ्ट लेते हुए आपने ध्यान रखना है कि भाई सिंपल इज द सोल्यूशन, प्लीज ब्रिंग अ चादर इन योर बैग। इफ समवन इज फीलिंग अनकंफर्टेबल, आई एम डैम सीरियस, नो प्रॉब्लम। सैंपल बेस पे मैं कल एक ला के दिखा देता हूँ अपने बैग में रख के, कहाँ बैग में रखी जाएगी और कैसे लाई जाएगी। ओके, तो अगर आपने लोन लिया है या गिफ्ट लिया है, तो प्लीज लास्ट रो में, प्लीज यू आर इन क्लास। अगर आपने लोन लिया है या गिफ्ट लिया है, तो आप एहतियात करें कि इन रूल्स को फॉलो करते हुए लें, इन रूल्स को वायलेट करते हुए ना लें, पहली बात। हाँ, अगर आप एडवांस ले रहे हैं, तो अगर ये वाला एडवांस ले रहे हैं तो जैसे मर्जी लें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप ये वाला एडवांस ले रहे हैं तो फिर इन रूल्स को फॉलो करते हुए लें, मोबाइल इस्तेमाल ना करें, इन रूल्स को फॉलो करते हुए लें। ओके, चलें जी। अब वो कल वाली मिसाल हम जो कर रहे थे उसको देखते हैं। प्रिंसिपल साहब ने एक फर्नीचर शॉप विजिट की। प्रिंसिपल साहब ने एक फर्नीचर शॉप विजिट की। ही पेड एडवांस ऑफ 10,000 इन कैश। उन्होंने एडवांस दिया 10,000 रुपए का कैश में। जी नहीं, एंड पे खड़े हैं 5 मिनट, सॉरी, ये आगे जगह है, यहाँ पे अपने रजिस्टर वगैरह रख लें और 5 मिनट खड़े रहें, 14 मिनट जितनी ले रहा है उतनी देर खड़े रहना। मिस्टर प्रिंसिपल, ये आगे रख लेना, ये जगह है आगे रखने के लिए, और खोलें नोट्स।
प्रिंसिपल साहब ने विजिट की फर्नीचर शॉप, उन्होंने एडवांस दिया 10,000 रुपए इन कैश। अब जरा देखिएगा, उन्होंने फर्नीचर शॉप पर क्या खरीदना होगा? फर्नीचर। तो फर्नीचर खरीदते हुए उन्होंने कैश पे किया, तो दुकानदार ने क्या करना है? सेल ऑफ सेक्शन 39(3) विल दिस पेमेंट कैन बी मेड इन, ये पैसे कैश में भी दिए जा सकते हैं। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस डिस्कशन व्हाट वी कंक्लूडेड के 10,000 रुपया जो एडवांस मिला है, खड़े ने एंड पे, 10,000 रुपया जो एडवांस मिला है, विल इट बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, या सेक्शन 39(3) लगेगा ही नहीं? तो सेक्शन 39(3) इस पे लगेगा ही नहीं, इसलिए कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं, इसलिए कोई टेंशन। ये थर्ड और फोर्थ रो में आ जाए, जल्दी करें, थर्ड और फोर्थ रो में आ जाए, जल्दी करें ना, जल्दी करें। तो सेक्शन 39(3) इस पे लगेगा ही नहीं। व्हाट डज इट मीन? ये पेमेंट कैश में भी हो सकती है, ये पेमेंट कैश में भी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं कि ये पेमेंट आप, जल्दी बोलें, कैश में भी कर दें, कोई मसले वाली बात। ओके, बाहर निकल जाना, बाहर, अच्छा बाहर निकल जाए आप, थर्ड नंबर से बाहर निकल के फिर अंदर चले जाएं, ठीक, ओके। तो ये पेमेंट कैश में भी, जल्दी बोलें, हो सकती है। इट इज डन। नेक्स्ट भाई, कल से दरवाजा बंद कर दिया करो, फिर लेट आने वाले, फिर बात पहले बैठे हुए वाले डिस्टर्ब होते हैं। तो शॉपकीपर रिक्वेस्टेड हिम के आई नीड अ लोन ऑफ ₹5,000, मुझे लोन चाहिए 5,000 का। प्रिंसिपल साहब ने वो भी कैश में, अब ये एडवांस तो नहीं है, ये तो लोन है, तो लोन चाहे एनटीएन हो या ना हो, कैश में तो लेना बनता ही नहीं। तो इसलिए इस रूल की क्या हो गई इसलिए ये भी, ये अदर सोर्स में चला और 10,000 नहीं जाएगा। प्रिंसिपल साहब ने उसको 3,000 रुपया कैश में दे दिया। क्या दिया? अब गिफ्ट भी इन रूल्स को सामने रखते हुए देना चाहिए था। तो क्या गिफ्ट इन रूल्स को सामने रखते हुए दिया या इन रूल्स को वायलेट करते हुए दिया? तो दैट्स व्हाई गिफ्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये हाइब्रिड में कल किसी ने सवाल पूछा था, क्लियर हो गया? जरा हाथ खड़ा करके बता दें। जी शुक्रिया। तो सवाल ये पूछा था कि एडवांस कैसे अदर सोर्स में नहीं गया। तो ये एडवांस किस लिए है? फॉर सेल ऑफ गुड्स पर ये सेक्शन लगता ही, तो जब ये सेक्शन लगता ही नहीं तो ये एडवांस जैसे मर्जी दें, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। ओके आपको किसी ने पैसे गिफ्ट किए, कैश गिफ्ट किया, तो ये हमेशा अदर सोर्स में चला जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी बंदा जिंदगी में आपको पैसे देने लगे तो आज के बाद आपने उससे कहना है कि या तो मुझे पैसे उस फॉर्म में दें, और अगर आपके पास एनटीएन नहीं है तो मुझे पैसे इस फॉर्म में दें। इसके अलावा और कोई तीसरी बात नहीं है। हाँ, लोग आपको पैसे कैश फॉर्म में पकड़ा देते हैं, चेक के जरिए नहीं पकड़ाते, ये वो जुर्म करते हैं, और हम अगर उसको इनकम में नहीं डालते तो हम भी ये गलत करते हैं। या आपको पता है वो जो इनकम है 0 से 6 लाख, उस पर टैक्स ही नहीं है, तो 6 लाख तक तो हमें कैश में गिफ्ट नहीं मिलता, शायद कोई दे भी देता है, 5,000 10,000 इनाम दे देता है, तो इसलिए इतना मिलता ही नहीं कि पूरे के ऊपर टैक्स भी लगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन, लोन पे ये सेक्शन लगता है,
एनी अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस, लेकिन एडवांस सिर्फ कौन सा वाला, फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज वाला, और एनी अमाउंट रिसीव्ड एज कैश गिफ्ट, कोई भी अमाउंट आपने जो रिसीव की है एज ए कैश गिफ्ट, उसके ऊपर भी ये सेक्शन लगेगा। डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, एक नई कंपनी है, उसने शेयर इशू किए हैं, शेयर होल्डर्स ने पूरे पैसे दे दिए हैं कैश में, शेयर होल्डर्स अच्छे बच्चे थे, बच तो नहीं गया, शेयर होल्डर्स ने पूरे पैसे दे दिए हैं, जल्दी बोलें, कैश में, शेयर होल्डर्स ने पूरे पैसे दे दिए हैं कैश में, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हाँ, यही तो मसले वाली बात है कि जब कंपनी नई बने तो शेयर होल्डर्स को कहे पैसे कैश में ना लेके आए, अगर आपके पास एनटीएन है तो आप क्रॉस चेक में लाएं या किसी बैंकिंग चैनल में लाएं, और अगर आपके पास एनटीएन नाहे हैं तो फिर आप किस में लाएं, अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स की एंट्री क्या की होगी आपने, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट या शेयर कैपिटल क्रेडिट, जो मर्जी समझ लें। अब ये जितने भी पैसे शेयर होल्डर से आए, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 100 मिलियन आए, तो ये कहां चले जाएंगे, आपकी इनकम फ्रॉम, हालांकि ये तो शेयर होल्डर्स घर से पैसे ला रहे हैं, ये हमारी इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनकम में ऐड हो जाएगा। भाई थर्ड रो हाइब्रिड, जल्दी जरा नाश्ता कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। बस ये आप मुस्कुरा देते हैं ना आगे से तो मैं रिलैक्स हो जाता हूं, ये बड़ा जरूरी होता है, मुस्कुरा दिया करें। अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो ये शेयर होल्डर से जो पैसे आए हैं ये किस इनकम में, सीधे हाथ से खाओ ना भाई जो भी खा रहे हैं। अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर इज चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी के हाथों में ये जो पैसे आए हैं ये किस हेड में जाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। लफ्ज का मतलब समझ आ गया, डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 3, okay, next. Subsection point 4. Subsection 3 shall not apply to an advance for sale of goods or supply of services. Subsection 3 अप्लाई नहीं होगा ऐसे एडवांस पर जो सेल ऑफ गुड्स का हो या रेंडरिंग ऑफ, सेल ऑफ गुड्स का क्या मतलब है, सिर्फ शुगर सेल की, सिर्फ लॉयर सर्विसेज दी, दो काम मिलके हो रहे हैं या एक काम हो रहा है, सिर्फ लॉयर सर्विसेज दी। और अगर दोनों काम मिलके हो रहे हो, घर भी बना के दे रहे हो, मैप भी बना के दे रहे हो, फिर सबसेक्शन 3 अप्लाई करेगा। लेकिन अगर दोनों काम अलग अलग हो तो सब सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। मजे तो मजे की बात है ना, ये वाला सेक्शन नहीं लागेगा। इससे और मजे की क्या बात है, यानी पेमेंट जैसे मर्जी करो, अगर पैसे कैश में भी दे दो कोई मसला नहीं। लेकिन कब, जब सिर्फ गुड्स बेच रहे हो या सिर्फ
लेकिन अगर गुड्स भी बेच रहे हैं और सर्विसेज भी इकट्ठे दे रहे हो, यानी कि दोनों के दरमियान और नहीं, दोनों के दरमियान एंड, दोनों के दरमियान क्या लगाओ? एंड। तो फिर ये सेक्शन लगेगा, और अगर दोनों के दरमियान और लगा हो तो सेक्शन नहीं लगेगा। लगाऊं या लगेगा? नहीं लगेगा। ओके भाई, हाइब्रिड में देख के आओ, पक्का झलने की जरूरत पड़ी है। एसी का टेम्परेचर जरा पूछ लो 4th रो में। अच्छा 4A, अच्छा भाई, समटाइम्स इट मे हैपन, कुछ दफ़ा ऐसा होता है कि अ पर्सन इन्वेस्ट मनी, एक बंदे ने 60 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और यहाँ इसको मिला 72 लाख मैच्योरिटी के टाइम पर। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 60 लाख, और मैच्योरिटी कितने पे हुई? 72 लाख पे। इस 72 लाख में जो 60 है वो आपको आपकी प्रिंसिपल अमाउंट मिली है, और जो 12 लाख है वो आपको क्या मिला है? इंटरेस्ट। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप इस 12 लाख को इसी साल टैक्स में डाल दें, इसको मिलियंस कर लें मिसाल के तौर पे, 60 मिलियन और 72 मिलियन। एक ऑप्शन ये है कि 12 मिलियन को आप इसी साल इनकम में डाल दें। अगर आप 12 मिलियन को इस साल इनकम में डालते हैं तो फिर आपके ऊपर जो रेट लागेगा उससे आपकी चीखें लागेंगी। जी बोलें 12, चलो यार ठीक है, जो हो गया वो हो गया, क्या उसका गम जो खो गया। इस तरह जिंदगी गुजारा करेंगे, होना था वो हो गया, क्या उसका गम जो खो गया। लेकिन ये नहीं कि रात को जाना सोते हुए जो होना था वो हो गया, क्या उसका गम जो खो गया, कोई नहीं पड़ा, खैर है। पॉइंट नंबर 6, तो 12 मिलियन अगर आप पे रेट लगेगा तो 12 मिलियन में तो फिर 45% रेट लग जाएगा, तो योर चीक विल कम लाइक एनीथिंग। सो दूसरी ऑप्शन ये है कि ये कितने सालों में कमाया? 4 सालों में। माशाल्लाह भाइयों की अलाइनमेंट आउट हुई है। कितने सालों में कमाया? 3 सालों में कमाया। तो इस 12 मिलियन को छोटे छोटे कर दें, 12 मिलियन के 3 छोटे करें, 4 कितना बन गया? 12, जैसे ऑथर के केस में किया था। जी नहीं, उसको डिवाइड किया था 3 सालों में, इस साल और पिछले 2 सालों पे। और यहां हम डिवाइड करेंगे जितने साल का लोन है। हमारी मिसाल में 3 साल का लोन है, अगर 4 साल का लोन हुआ 4 साल पे डिवाइड कर देंगे, 5 साल का लोन हुआ 5 साल पे डिवाइड कर देंगे। ये डिपेंड करेगा हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो दूसरी ऑप्शन ये कि इस 12 मिलियन को 3 सालों पे डिवाइड कर दें। जब इस 12 मिलियन को 3 सालों पे डिवाइड करेंगे तो फिर ये इस सीरियल में जाके गिरेगा 4 मिलियन, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर फिर रेट कितना लग जाएगा? 40%। तो जब 40% रेट लगेगा तो कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? तो यू हैव 2 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, चार्ज दिस अमाउंट एट 45, 12 मिलियन को 45% पे ले जाएं, या फिर 12 मिलियन के छोटे 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 करें, 4 और 4 को कितने परसेंट लगा दें रेट, क्योंकि 4 मिलियन यहां फॉल कर रहा है। सो क्या पसंद है आपको, पहली ऑप्शन या दूसरी ऑप्शन, जिसमें 12 के क्या कर दें? तोते तोते कर दें। तो आई थिंक कि तोते तोते करना हमें ज्यादा पसंद होगा। तो ऑप्शन 1 2010, 2011, 2020, 2021, 2022। ऑप्शन 1 12 पे टैक्स लगा दें इन 2022।
ऑप्शन 2 4 4 4 4 पे कब टैक्स लगाएं? 2020 में। और 2000 ऑप्शन नंबर 2। तो कौन सी ऑप्शन बेटर है? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि उसमें 4 मिलियन पे जब टैक्स लगेगा तो रेट कम हो जाएगा। चलें एनओटी कर लें। टैक्स 22 में ही देगा, टैक्स तो इन एनी केस 22 में ही देगा, ऑप्शन 1 हो या 2 हो। समीर भाई देखते हैं फैकल्टी रूम। ओके ओके 4A तस्वीर खींच लें जिसने खींचनी है, ये लें 4A। where any interest on investment in नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट, आपको इंटरेस्ट मिला है ऑन इन्वेस्टमेंट, वेयर एनी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करने पर, वेयर एनी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इज पेड टू अ पर्सन इन एरियर। साथ साथ मिलता रहा या एंड पर मिला? तो इसका मतलब होता है इज पेड टू अ पर्सन इन एरियर्स। वेयर एनी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इज पेड टू अ पर्सन इन एरियर्स एंड इसकी वजह से द पर्सन इज चार्ज एट, जिसकी वजह से बंदे पे कौन सा रेट लग गया? हाई रेट लग गया। हाई रेट कितना था? 45%। देन वॉज एप्लीकेबल, जो लगता अगर आपको इंटरेस्ट दे दिया जाता इन द ईयर टू विच इट, what is the year to which it relates? 20, 21, 22. So these are the years to which it relates.
where any interest on investment in national saving deposit certificates is paid to a person in arrears, और इसकी वजह से द पर्सन इज चार्ज एट, और इस पे क्या लग जाता, ज्यादा रेट लग जाता, देन वॉज एप्लीकेबल, जो लगता अगर इंटरेस्ट आपको दे दिया जाता उस साल जिस साल से वो क्या करता है, रिलेट करता है। एरियर्स का मतलब यह है कि आपको हर साल का साथ साथ नहीं मिला, एक ही दफा एंड के ऊपर सारा मिले, ये मतलब है एरियर का। तो इसको जरा 2-4 दफा पढ़ लें ताकि साथ वाले की अच्छी अकल में भी आ जाए। वेयर एनी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट इज पेड टू अ पर्सन इन बकाया जात, बकाया जात की फॉर्म में मिले, एंड एज अ रिजल्ट द पर्सन इज चार्ज एट, और इसकी वजह से आप पे हाई रेट लग जाए, देन वॉज एप्लीकेबल, बनिस्बत उसके जो लगता अगर इंटरेस्ट दे दिया जाता उस साल जिस साल से वो रिलेट कर रहा है, उस साल जिस साल से वो रिलेट कर रहा है। तो क्या करते हैं, द पर्सन, बोले द पर्सन में, अगर वो चाहे, ये याद तो करें आप ब्रैकेट वाला, लेकिन इसको ब्रैकेट में ले लें, बस ये बात एक बीच में ऐसे ही आई, बाय नोटिस इन राइटिंग टू कमिश्नर, कमिश्नर को नोटिस देके, कमिश्नर को बता के। कैच करो, सूखा हुआ गुलाब का फूल पड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्मेल आ रही है जोर से। फूल बरसाए गए आज आप पे। द पर्सन में चूज, द पर्सन में चूज फॉर द इंटरेस्ट टू बी टैक्स्ड, के इंटरेस्ट पे टैक्स लगा दो, एट द रेट, उस रेट पर, डेट वॉज एप्लीकेबल, जो एप्लीकेबल था अगर इंटरेस्ट दे दिया जाता इन द ईयर टू विच इट, अगर उसी साल दे दिया जाता तो क्या रेट लगता, वो वाला रेट अब लगा दो, वो 40% था। सो दैट अंग्रेजी इज वेरी ब्यूटिफुल। I think you have to spend 15 minutes of your precious life to memorize it in your home sweet home. So please read it out again and again in front of me. भाई ये भाई तो कह रहे हैं रट्टा मारना है, चलें हाथ खड़ा करके बता दें समझ कितने लोगों को आ गई है। ठीक है, ये भाई रट्टा मार लीजिएगा, बाकी को तो समझ आ गई है। थोड़ा सा जरा कॉन्सेप्ट आसान है, जरा अंग्रेजी को समझ लें। ओके जी,
हाँ, असल में ये जो रेट्स हैं ये तो जो 2020 के फिर चल रहे होंगे वो वाले लगेंगे। अगर रेट लॉ में बदलते रहते हैं फिर 2021 के जो रेट चल रहे होंगे वो वाले लगेंगे। आप सही कह रहे हो। ओके, नेक्स्ट। क्या करने, हाइब्रिड में सर्दी लग रही है, किसी को भेजूं? भाई जरा देख के आए। जब भी आपको इंटरेस्ट इकट्ठा मिले तो आप इंटरेस्ट को तोड़कर इन सालों में तकसीम कर दें। ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जी भाई, इधर भी रिमोट ले आए, सारे कॉलेज के रिमोट इधर ले आए। इस एसी को भी जरा सेट कर दें। और थोड़ा सा ना जरा बैठते हुए भी ध्यान रख लिया करें, जहां डायरेक्ट हवा पड़ी हो वहां ना बैठा करें। अगर थोड़ा सा अपनी तबीयत सेहत को देख के जरा शुरू में बैठा करें। अभी अगर इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो सीट चेंज कर लें ताकि हम जल्दी से आगे रिज्यूम करें। ओके, भाई बात बढ़ गई है, जरा जल्दी क्लोज करो। वेयर एनी इंटरेस्ट अच्छा, आखिरी दफा पढ़ें जरा उर्दू तर्जमे के साथ। वेयर एनी इंटरेस्ट 12 मिलियन जो मिला है ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमने की थी 60 मिलियन की। वेयर एनी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, इनको डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स भी कहते हैं, इज पेड टू अ पर्सन इन एरियर्स। ये किसी बंदे को एरियर्स में मिल जाए और इसकी वजह से द पर्सन इज चार्ज एट हायर रेट, उस बंदे पे ज्यादा रेट लग जाए, देन वॉज एप्लीकेबल, जो लगता। अगर इंटरेस्ट दे दिया जाता उस बंदे को उस साल जिस साल से वो रिलेट करता है। रिलेट किन सालों से करता है? 2020, 21 और 22 से। दबंदा में बोले, दबंदा में किसको बता के? कमिश्नर को। चूज कर ले इंटरेस्ट पे टैक्स लगाना उस रेट पर जो लगना था नहीं, जो लगना था। अगर 12 मिल जाता उसी साल जिससे वो 12 रिलेट कितने सालों से करता है? 3, 20, 22, 23। क्या मतलब? दीवार आ गई है, मोटरसाइकिल चलाई जा रही है दीवाने जी। जी 4B an election as above। अच्छा, ये अक्सर आपने हाइब्रिड में पहले दूसरी रो में देखा होगा। अच्छा, अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि अखबार में या लोगों के स्टेटस पे ये लगा होता है कि आमदन के गोशवारे रिटर्न ऑफ इनकम 30 सितंबर तक जमा करवा दें। ये कितने लोगों ने पिछले दिनों में देखा है? ठीक है, तो आमदन के गोशवारे 30 सितंबर तक जमा करवा दें। तो पाकिस्तान में असल में ईयर एंड आपको पता है पहले दिन से हमारा होता है 30 जून को। तो आज पहली दफा ये बात सुने और नई बात है आपके लिए और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है
कि जिन लोगों का ईयर एंड 30 जून है, नॉर्मल टैक्स ईयर है, उन्होंने अपनी रिटर्न जमा करवानी होती है 30 सितंबर तक। तो अभी भी ये सितंबर ही चल रहा है। कभी कभी हुकूमत इसमें छूट दे देती है, जैसे अभी भी शायद हुकूमत ने कुछ 14-15 दिन की छूट दे दी है कि चलो अक्टूबर तक भी आप आ जाओ तो खैर है। लेकिन आम रूल क्या है कि आपने अपनी इनकम की डिटेल हुकूमत को 30 जून वाली 31 जुलाई को जमा करानी होती है, या 2-3 महीने बाद 30 सितंबर तक भी जमा करा दें तो खैर है। 30 सितंबर तक भी जमा करा दें तो खैर है। अब हाइब्रिड में मोबाइल इस्तेमाल करते हुए सवाल ये राइज होता है कि अगर जो है ना किया करें ना, अगर जो है वो एक बंदे का ईयर एंड 30 जून है तो ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न बाय 30 सितंबर। उसने अपनी रिटर्न कब तक जमा करवानी है? अगर वो चाहता है कि मैं 12 को 3 सालों में तोड़ूं तो कमिश्नर को नोटिस भी 30 सितंबर से पहले पहले दे दे कि मेरा दिल चाह रहा है मैं 12 को 3 सालों में तोड़ूं। और अगर 30 सितंबर के बाद जाके कमिश्नर को कहता है कि मैं 12 को 3 सालों में तोड़ूंगा तो कमिश्नर कहेगा मैं तुझे तोड़ूंगा। तो ये जो 30 सितंबर है ना, ये बन जाएगी यहां 30 सितंबर, 30 सितंबर 22, क्योंकि ये कौन सी तारीख है? 30 जून। 30 सितंबर 22, ये 30 सितंबर 22 कौन सी डेट है? इट इज द डेट, जरा समझिएगा, इट इज द डेट बाय विच एवरी टैक्स पेयर को टीपी कहा करेंगे आइंदा हम, एवरी टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। रिटर्न क्या होती है? आमदन के गोशवारे, यानी वो डाटा जिसमें आप टैक्स बताते हैं कितना जमा करवाया। अभी मुझे पूरा नोट कर लेने, फिर तस्वीर खींचिएगा। इट इज द डेट बाय विच एवरी टैक्स पेयर, तस्वीर खींचना नोट करना साथ साथ ये खुदा के लिए ना किया करे, पहले समझ लिया करें, वो समझदानी में चला गया तो अगली दानी में भी चला जाएगा। इट इज द डेट बाय विच एवरी टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न। ये एक जनरल रूल है, जनरल रूल है। अब मैं इस सेक्शन की तरफ आने लगा हूं, it is also the date by which you are supposed to inform Qawmi that I like cupcake, option 2। ये वही डेट है जिस तक आपने कौमी को ये बताना है कि मेरा दिल किस ऑप्शन पर है? ऑप्शन 2 पर। ओके, नाउ यू कैन नोट इट डाउन विद योर नेक हैंड्स। जिन्होंने फजर की नमाज में अल्लाहु अकबर किया था, चलें अपने नेक हैंड्स के साथ नोट करें। क्या स्पेशल टैक्स वालों के लिए डेट हम देखेंगे कौन सी है। कीप वॉचिंग, चैप्टर 15 का वेट करें, जुड़े रहें। पूरा सीए करने की खातिर जिसने एक नमाज भी छोड़ दी जानबूझकर, वो दुनिया का नाकाम तरीन इंसान है, चाहे गोल्ड मेडल ही लेता रहो। इसने अपने बनाने वाले को ही नहीं पहचाना। वो सीए भी कर ले, जो मर्जी कर ले, वो नाकाम ही है। नहीं यार, नहीं जरूरत होगी, एक एक पेज ही था ना, बस रख लो, जरूरत पड़ी मैं बता दूंगा आपको। तीस सितंबर 22 तक पाकिस्तान के हर बंदे ने
जो 0 से 6 लाख से ज़्यादा कमा रहा होता है, 0 से 6 लाख तो पता है ना आपको, टेबल में लिखा हुआ था, उसने हुकूमत को आमदन के गोशवारे इनकम की डिटेल्स जमा करवानी होती हैं। अगर ये बंदा अपनी इनकम की डिटेल्स जमा नहीं करवाएगा तो हुकूमत फिर इसके खिलाफ एक्शन लेती है। लेकिन अभी हमारा बात का मकसद ये था कि 30 सितंबर से पहले पहले आप हुकूमत को बता दें कि मैं ऑप्शन 2 एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। अगर आपने उसके बाद बताया और ऑप्शन 2 की एक्सरसाइज करने की कोशिश की तो हुकूमत कहेगी हाँ ऑप्शन 2 वड्डी, चल ऑप्शन 1 में। अच्छा, नोटिस किसे देने? बताना है। पुराने जमाने में अम्मी वो कहते थे बेटा पूछ के जाना, आजकल क्या कहते हैं? नहीं नहीं, आप लोगों के घर में ये हालात नहीं है, किसी के घर की बात कर रहा हूं, आप लोग तो पूछ के ही जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजकल क्या कहते हैं? बेटा बता के जाना। अच्छा, जब हमने टैक्स ईयर चेंज करना था ना, लास्ट रो में इधर फिजिकल में बातें ना करें, जब हमने टैक्स ईयर चेंज करना था तो हमने पूछा था, बताया नहीं था। लेकिन यहां आपने पूछना नहीं है कि मेरा दिल चाह रहा है ऑप्शन 1 से ऑप्शन 2 पे जाने को, कौमी आपको कोई मसला तो ना है, आपने सिर्फ उसे बताना है कौमी मैं ऑप्शन 2 की तरफ जा रहा हूं। कौमी कह रहे टाइम पे बता देना, ये ना हो कि तुम लेट बताओ, टाइम पे बता देना, मरने से पहले बता देना मैंने पानी पीना था। अच्छा, पॉइंट नंबर 4B, एन इलेक्शन एज अबव। इलेक्शन क्या की है हमने? ऑप्शन 2 पसंद की है या 1 पसंद की है? ये क्या मे इलेक्ट लिखा हुआ है ना ऊपर, तो इलेक्ट क्या किया आपने? ऑप्शन 2। एन इलेक्शन एज अबव शेल बी मेड बाय द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न। ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग रिटर्न क्या है पाकिस्तान में? 30 सितंबर। An election as above shall be made by the due date for furnishing the return for the year in which interest was received. जिस साल इंटरेस्ट रिसीव हुआ उस साल। तो इंटरेस्ट रिसीव किस साल हुआ है? 2022 में। तो 2022 का सितंबर का वार है 30 सितंबर 22। तो 30 सितंबर 22 तक आप हुकूमत को बताएंगे हुकूमत मैं क्या पसंद करता हूं? ऑप्शन 2। जो दो आपने मेरे सामने रिश्ते की ऑप्शंस रखी हैं, तो मुझे रिश्ता नंबर 2 पसंद है। बिल्ली को चीचड़ों के ख्वाब। इट्स टू अर्ली। द कमिश्नर मे अलाउ एन एक्सटेंशन। हाँ, कमिश्नर अगर आपको इजाजत दे दे कि 30 सितंबर के बाद आ जाओ, तो वो हमारा ब्रो है, हम उससे ब्रो खेलेंगे, तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, खैर है फिर तूने इजाजत दे दी, वो कमिश्नर की मर्जी आपको इजाजत दे दे। एन इलेक्शन एज अबव, ऊपर वाली इलेक्शन ऑप्ट करना, शेल बी मेड बाय द मुकर्ररा तारीख ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न। रिटर्न किस साल की? इन द ईयर इन विच इंटरेस्ट वॉज रिसीव, जिस साल इंटरेस्ट रिसीव हुआ। तो यहां लिख लें सेक्शन 39 का 4A, ये ऊपर देखा करें ना, सेक्शन 39 का 4A। भाई इस एसी को 20 पे कर दें और कल से इसको इनके पास से हटा के मेरे पास लगवा दें, हमें गर्मी लागे, इनको सर्दी लागे। मरने के बाद शायद लोग हमारी कब्र पे क्या लिख रहे हैं? मैं अहम था, यही वहम था। ओके जी। फर्निशिंग द पर्सनल रिटर्न का मतलब जल्दी से कोई और भी बताए, फिर मैं इनको बताता हूं। फाइल रिटर्न। फाइल रिटर्न का मतलब है आपने अपनी आमदन की डिटेल गवर्नमेंट को जमा करवानी है। फर्निशिंग द रिटर्न का मतलब आप अपनी आमदन की डिटेल गवर्नमेंट को जमा करवाएं। क्या आपने इस साल क्या क्या कमाया है, सैलरी कितनी कमाई, बिजनेस कितना कमाया,
कैपिटल गेन कितना कमाया, अदर सोर्स कितना कमाया, this section shall not apply to income that is chargeable under any other head of, ये सेक्शन उस इनकम पर नहीं लगेगा जो इनकम किसी और हेड ऑफ इनकम में गिर रही है। ये सेक्शन उस इनकम पर नहीं लगेगा जो किसी और हेड ऑफ इनकम में गिर रही है। ऑब्वियसली ये सेक्शन घर के किराए पे लागेगा नहीं। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी इनकम दैट इज चार्जेबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम और फॉल्स अंडर, या ये सेक्शन उस इनकम पे भी नहीं लगेगा जो, यानी ये सेक्शन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाले रेंट पे भी नहीं लगेगा और ये सेक्शन डिविडेंड इनकम पर भी नहीं लगेगा क्योंकि उनके लिए अलग सेक्शन अवेलेबल हैं। ओके गाइस, अच्छा जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो चैप्टर है उसमें हमारे डे टू डे के खर्चे माइनस करने की इजाजत है। बातें कर लें जरा, फिर मैं आगे चलता हूँ। इनकम फ्रॉम बिजनेस का जो चैप्टर है इसमें हमारे डे टू डे के खर्चे माइनस करने की इजाजत है। जैसे कॉलेज वाले आपको पता है इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे हैं तो डे टू डे के खर्चे होते हैं, रिपेयर, सैलरीज वगैरह, ये अलाउड है, माइनस करने की इजाजत है। इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, शायद आपने पढ़ा हो कहीं जिंदगी में। डे टू डे के खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और बिजनेस के चैप्टर में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर करें, जैसे आप फिक्स्ड एसेट खरीदें, बिल्डिंग खरीद ली, एसी खरीद लिया और कुछ खरीद लिए, तो इनकी क्या माइनस करने की इजाजत होगी, डेप्रीसिएशन। तो बिजनेस के चैप्टर में डे टू डे के खर्चे भी माइनस करने की इजाजत है और अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट खरीद लें उनकी डेप्रीसिएशन भी माइनस करने की। लेकिन अभी तो हम अदर सोर्स का चैप्टर पढ़े हैं। अदर सोर्स के चैप्टर में डे टू डे के खर्चे माइनस करने की इजाजत है, लेकिन अदर सोर्स के चैप्टर में फिक्स्ड एसेट खरीद लें तो ये खर्चा माइनस करने की इजाजत। तो अदर सोर्स का चैप्टर इज कंजूस फ्लाई चूस। अदर सोर्स का चैप्टर कंजूस है, मक्खी चूस है। वो कहता है कि मेरे चैप्टर के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करने की इजाजत, हाँ, डे टू डे के खर्चे अगर आपने माइनस करने हैं तो वो माइनस करने की इजाजत है। ओके, in computing the income under that income from a deduction shall be allowed for any expense paid by the person। जो भी खर्चा आप कर ले माइनस करने की इजाजत है। एनी, हर किस्म का खर्चा माइनस करने की, अगर वो एक्सपेंडिचर हो रहा है इनकम कमाने के लिए, अगर वो किस लिए हो रहा है, however no deduction will be allowed for an expenditure of a, लेकिन कैपिटल नेचर का खर्चा माइनस करने की इजाजत, जैसे आपने फिक्स्ड एसेट खरीद लिए, कोई चीजें खरीद ली ऐसी, तो फिर वो खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो फिक्स्ड एसेट की डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस करने की इजाजत है इस चैप्टर में, ना ही है। कैपिटल नेचर का खर्चा कौन सा होता है, ये एसी वगैरह खरीदना जो एक साल से ज्यादा का फायदा दे। एक्सपेंडिचर इज ऑफ अ कैपिटल नेचर इफ इट इज अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो खर्चा कैपिटल नेचर का तब होता है जब ये एक साल से ज्यादा का फायदा दे। रिपेयर, सैलरीज तो एक साल का फायदा देती हैं, फिक्स एसेट का खरीदना एक साल से ज्यादा का फायदा देता है, बस मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना होता। अच्छा जी, पॉइंट 2 को काट दें। पॉइंट थ्री प्लीज नोट्स की तरफ। पॉइंट 3, एक बंदा ऐसा है जो लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे रहा है। एक बंदा ऐसा है जो लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे रहा है। जैसे कि हमने किस चैप्टर में पढ़ा था, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में,
कि ये बंदा लैंड एंड बिल्डिंग को अलॉन्ग विद प्लांट एंड, अगर कोई बंदा लैंड एंड बिल्डिंग को अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दे दे तो इसके लिए रूल सुन लें क्या है। इसके लिए रूल ये है कि इस बंदे को सिर्फ रिलैक्सेशन है, ये बंदा अपने खर्चे वगैरह माइनस कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर ये मशीन को डेप्रिशिएट करे तो इसकी इजाजत है, अगर ये बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करे तो इसकी इजाजत है। जो बंदा लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे चढ़ा रहा है तो उसको हम इजाजत दे रहे हैं कि अपनी बिल्डिंग को और मशीनों को डेप्रिशिएट कर ले, बिल्कुल कोई मसला नहीं। हालांकि थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए हैं, नो डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ but a person receiving income from lease of building together with shall be allowed a deduction for, आपको डिडक्शन माइनस करने की इजाजत है। किस किस की डिडक्शन? प्लांट की, मशीन की, बिल्डिंग की, और आपको इनिशियल अलाउंस भी प्लांट का माइनस करने की इजाजत है। इनिशियल अलाउंस ना ये बहन है डेप्रिसिएशन की, जुड़वा बहन है। थोड़ा सा फर्क होता है, आपको पता है जुड़वा में भी किसी के मुंह पे तिल होता है, किसी के मुंह पे नहीं तिल होता। तो वो जो हल्का फुल्का फर्क है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे बिजनेस के चैप्टर में। ये जब सेक्शन 22-23 पढ़ेंगे ना तो उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस में क्या फर्क है। फिलहाल आप इन दोनों को आपस में बहनें समझ लें। डेप्रिसिएशन की बहन का नाम बताएं और इनिशियल अलाउंस की बहन का नाम बताएं। डेप्रिसिएशन। दोनों बहनों का नाम बताएं। डेप्रिसिएशन। बड़ी छोटी, जुड़वाएं, जुड़वाएं, जुड़वा, जुड़ो। एक ही जैसे कपड़े पहनती हैं, एक ही जैसे जूते पहनती हैं। ओके, चलें जी, अब दीवारों से टेक न लगाएं, अब मुतवज्जे हो जाएं, हम अगली बात पढ़ने लगे हैं। और मैंने ये कह दिया था कल, थोड़ी देर बाद दोबारा लगा लिया करें, जब मेरी नज़र पड़े फिर दोबारा। अच्छा, कोई मसला नहीं है, जाहिर बात है, दिल चाहता है बंदे का रिलैक्स होने को। इनएडमिसिबल, वो खर्चे जो माइनस करने की इजाजत नहीं है, वो खर्चे जो माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये बातें हमने पहले भी एक चैप्टर के अंदर पढ़ ली हुई हैं। इस चैप्टर का नाम था प्रॉपर्टी। तो पॉइंट 4, वो खर्चा जो कि माइनस हो गया है किसी और हेड में, विल अगेन नॉट बी अलाउड अंडर दिस हेड। तो बी, बड़ी बात बताई, बी, बड़ी बात बताई। एनी एक्सपेंस नहीं, कल तो मैं देख रहा था 22,000 तक का हो गया है, पाकिस्तान से मिलता नहीं असल में, ये मसला है। पॉइंट नंबर 4, एनी एक्सपेंस विच इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर एन अदर हेड विल अगेन नॉट बी अलाउड अंडर दिस हेड। वो खर्चा जो माइनस हो गया है अंडर एन अदर हेड, किसी और हेड में, विल अगेन नॉट बी अलाउड अंडर, वो इस हेड में माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके, नेक्स्ट। तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो ऑब्वियस सी बात होती है बताने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए हम बी का लफ्ज यूज करते हैं। लेकिन खुदा के लिए जो अल्फाज क्लास में इस्तेमाल किए जाते हैं इनको घर में जाके अप्लाई नहीं करना होता। घर में जाके कोई लाइट गई हुई है, आपने बड़ी बात बताई है, पता है जानी होती है वो, तो इट्स नॉट मुनासिब, बहुत ही गैर मुनासिब बात है। ये अल्फाज प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल नहीं करने। पॉइंट नंबर 5,
अच्छा जी, मुंह पे चूहा मारना है, चुप कर जाना, क्लास पढ़ा रहा हूं मैं। नहीं सॉरी यार, ऐसा लफ्ज नहीं मुझे बोलना चाहिए था। पॉइंट नंबर 5, सॉरी भाई। अब एक सवाल अराइज होता है कि वो उसने कहना था, आपने नहीं कहना था। एक सवाल अराइज होता है कि बिजनेस के चैप्टर में ना एक लिस्ट दी हुई है, बिजनेस के चैप्टर में एक लिस्ट दी हुई है। जब हम बिजनेस के चैप्टर में जाएंगे वहां पढ़ेंगे, वो बड़ी लंबी लिस्ट है। उसकी हेडिंग है डिडक्शंस, वो खर्चे जो माइनस करने की इजाजत। मिसाल के तौर पे ये वाला सफा, 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 ये सारे खर्चे हैं जो बिजनेस के चैप्टर में माइनस करने की इजाजत। अगर आपने इस तरह का कोई खर्चा अदर सोर्स के यहां तक हाथ पहुंच गया था। अगर आपने इस तरह का कोई खर्चा अदर सोर्स के चैप्टर में कर लिया तो भी माइनस करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि बुरे खर्चों की लिस्ट एक जगह बता दी गई, उसको बार बार हर चैप्टर में रिपीट नहीं किया गया। जो रूल अब्बू बड़े भाई के लिए बता दें और फिर बड़े भाई को बताएं कि हर आने वाले भाई को तुमने बताने हैं जब तक आते रहें। हर आने ये तो अल्लाह की तरफ, इसमें कैसी बात है, मुझे कह रहे अच्छा, तो हर आने वाले को तुमने ये रूल बताना है, तो इट मींस कि सिर्फ एक बंदे को रूल बता दिए और वही रूल अब किस पे लगेंगे, सब पे लगेंगे। पॉइंट नंबर 5, एक्सपेंसेस, खर्चे विच आर नॉट अलाउड एज खर्चे अंडर बिजनेस। बिजनेस सेक्शन 21 है, वही हम देख के आए हैं। विल ऑल्सो नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। तो लिखें, बिजनेस में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, उस जैसे खर्चे अदर सोर्स में भी माइनस नहीं होंगे। लिख लें, आप भी लिख लें, आज हाइब्रिड में आप भी लिख लें। कितने लोग कहते हैं फील होते जैसे मुझे कहा जा रहा है, हाथ खड़ा करें जरा, हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड में फील होते जैसे मुझे कहा जा रहा है। जी शुक्रिया, जल्दी जल्दी जल्दी। बिजनेस में बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, अगर उस जैसा खर्चा अदर सोर्स में भी कर लिया अगर उस जैसा खर्चा अदर सोर्स में भी कर लिया तो माइनस करने की इजाजत नहीं है। जी जी, सर यहाँ पे लिखा हुआ है सबसेक्शन 5 के अंदर के जस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर जो डिडक्शन डिसअलाउड है वो यहाँ पे अलाउ नहीं होगी। यहाँ पे ऑल हेड्स ऑफ इनकम में लिखा तो जो बाकी हेड्स ऑफ इनकम के अंदर डिसअलाउड डिडक्शंस हैं वो लिस्ट दी नहीं हुई किसी हेड में मेरे भाई। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि सेक्शन 14 में सबसेक्शन 1 के अंदर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की एग्जांपल है उसके अंदर डेप्रिसिएशन लिखा है, तो अमोर्टाइजेशन वो भी होंगी, अमोर्टाइजेशन होगी, इंपेयरमेंट का इसको हमें तस्वुर नहीं है। ओके नेक्स्ट। तो नोट, इफ यू आर अर्निंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अंडर सेक्शन 39(1)(f देन यू कैन रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। 39(1)(f कौन सा था? 39(1)(f याद तो नहीं करने ये नंबर, लेकिन वैसे समझने के लिए देख लेते हैं। 39(1)(f कौन सा था? इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी टुगेदर विद
यहां डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हैं, यहां डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस कर सकते हैं, यहां कोई मसला नहीं, यहां कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस हो जाता है। ये पहला सफा है। क्या टेबल में कह रहे हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करने की इजाजत नहीं, लेकिन एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है कि अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे दे दिया तो फिर आप माइनस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इनकम कमा रहे हैं तो माइनस। देखिए, इसके अलावा अगर आप कोई भी इनकम कमा रहे हैं, ए वाली, बी वाली, सी वाली, सी वाली, डी वाली, ई वाली, एफ वाली नहीं, एफ ए वाली, जी वाली, एच वाली, आई वाली, जे वाली, के वाली, एल वाली, एल वाली, एल बी वाली, कोई भी आप इनकम कमा रहे हैं तो वहां माइनस करने की इजाजत, सिर्फ कहां माइनस करने की इजाजत है? पॉइंट 3 में पढ़े, अ पर्सन रिसीविंग लीव अ बिल्डिंग टुगेदर विद shall me allow the deduction for a depreciation, फिर आपको माइनस करने की इजाजत है। ओके ओके डियर गाइस। अच्छा जी, अब आ जाइए सेक्शन 7B। सेक्शन 7B अच्छा भाई, ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रा तसल्ली से आपने समझना है। मैं ज़रा इसकी तस्वीर खोल लूँ, या मैंने तस्वीर बना के देनी है आपको एक। सेक्शन 7B इंटरेस्ट इनकम। भाई प्लीज बातें ना करें, फिर मैं ये सोचता हूँ मेरा कोई दोस्त नहीं है क्लास में, मैं किससे बातें करूं? इंडिविजुअल और एओपी। अच्छा जी, अगर आप इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं और आप इंडिविजुअल या एओपी हैं और आपने बैंक से इंटरेस्ट इनकम कमाई है या गवर्नमेंट के पास पैसे रखवा के इंटरेस्ट इनकम कमाई है या नेशनल सेविंग स्कीम से इनकम कमाई है या डिफेंस सेविंग स्कीम से इनकम कमाई है, डीएससी डिफेंस सेविंग स्कीम से, और इंटरेस्ट डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट से इनकम कमाई है और आपकी इंटरेस्ट इनकम 50 लाख तक है या आपकी इंटरेस्ट इनकम 50 लाख से ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में ये इंटरेस्ट इनकम फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगी डिविडेंड की तरह और रेट होगा 15%। और इधर इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपकी नॉर्मल रिजीम में जाएगी, नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाएगी। और अगर जो है आपने आप थोड़ा सा ऐसे करें, आप थोड़ा सा साइड पे हो जाए, थोड़ा सा साइड पे हो, इतना सा काफी है। और अगर किसी लोन एग्रीमेंट के जरिए आपने इंटरेस्ट इनकम कमाई है, यानी नॉट फ्रॉम दीज 3, ये जो आपको इधर नजर आ रहे हैं, इन 3 लोगों से नहीं कमाई, तो इंटरेस्ट इनकम चाहे 50 लाख से ज्यादा है चाहे 50 लाख से कम है, ये सारी की सारी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। एनओटी कर लें।
शायद कि तेरे हार्ट में उतर जाए मेरी टॉक। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अब्बू क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? अब्बू मैं जो है ना अब तौबा करता हूँ पिछली ज़िंदगी से, आइंदा से ना मैं रोज़ाना का रोज़ाना पढ़ा करूँगा। और अब्बू जो मैंने आपको ज़िंदगी में तंग किया, बहुत मादरत। अब मैं सीधा बच्चा हो गया हूँ। इंशाल्लाह आपको आइंदा कभी तंग नहीं करूँगा और जो है वो आपका नाम इंशाल्लाह मैं रोशन करूँगा। अब आप मेरे बारे में बेफिक्र हो जाएं। ये आखिरी फ़िक्रा ज़रा ज़्यादा स्टेटमेंट हो गई है बड़ी। वैसे अब्बू मैं सीरियस हूँ, मेरे ख्याल से मैं इस वक्त सोच रहा हूँ साथ साथ पढ़ूँ। अच्छा, नॉट फ्रॉम दीज थ्री, इन तीन लोगों से नहीं इंटरेस्ट इनकम कमाई, कहीं और से कमाई है। ओके ठीक है, हाइब्रिड में 4th रो में मोबाइल इस्तेमाल करें। मीनवाइल हम आगे चलते हैं। शुक्रिया। अब जरा देखें भाई, अगर इंटरेस्ट इनकम इंडिविजुअल या एओपी कमा रहे हैं, भाई आप समझ लें, और बैंक से, हुकूमत से या किसी स्कीम से कमा रहे हैं और इंटरेस्ट 50 लाख तक है, तो आपके ऊपर रेट लगेगा 15% फाइनल टैक्स रिजीम का। अच्छा, अभी जो सुबह हमने डिफेंस सेविंग वाली बात की थी ना घर में, उसको जाके इससे भी कंपेयर ना कीजिएगा। वो कभी कंपेयर कराना हुआ मैं खुद कराऊंगा। वो चीज़ असल में आपके लेवल पे शायद टेस्टेबल नहीं है, बस ये ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पर फोकस करें। अच्छा, अगर आप इंटरेस्ट इनकम कमा रहे हैं किसी बैंक से और आप खुद इंडिविजुअल या एओपी हैं, या गवर्नमेंट या नेशनल सेविंग स्कीम से इंटरेस्ट कमा रहे हैं और इंटरेस्ट 50 लाख से कम है, 10 लाख है, 4 लाख है, 2 लाख है, 48 लाख है, तो 50 लाख तक है, तो आपके ऊपर फाइनल टैक्स रिजीम वाला रेट लगेगा। ये वाहिद ऐसी इनकम है जो कभी दर बदर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, तो ये कभी फाइनल टैक्स रिजीम में भाग के चली जाती है और कभी नॉर्मल टैक्स रिजीम में आ जाती है। और अगर आपने इंटरेस्ट कमाया है बीइंग एन इंडिविजुअल और एओपी, और आपने इन लोगों से इंटरेस्ट लिया है और इंटरेस्ट आपका 50 लाख से ज्यादा है, बड़ी जहन्नुम, तो फिर आप टैक्स वालों की नजर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कौन सी रिजीम में फॉल करेंगे? नॉर्मल टैक्स रिजीम में। और एक बात याद रखिएगा, अगर आपने इनके अलावा किसी से इंटरेस्ट लिया, जैसे ए बी को लोन दे दें, या चौधरी साहब किसी जो है वो गरीब बंदे को लोन दे दें और उससे इंटरेस्ट लें, इन लोगों के अलावा अगर आपने किसी से इंटरेस्ट कमाया, तो फिर अमाउंट नहीं देखी जाएगी, बस फिर हर सूरत में इंटरेस्ट इनकम कहां फॉल करेगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ओके, नॉर्मल टैक्स तो किस स्लैब पे नहीं लगता?
नहीं यानी 5 मिलियन से ज़्यादा पे नॉर्मल क्यों नहीं लगता? नॉर्मल तो लगता है ना 5 मिलियन से ज़्यादा। ये देख लें 5 मिलियन से ज़्यादा है, 5 मिलियन 5.1 मिलियन है तो ये लग जाएगा नॉर्मल स्लैब, 5 मिलियन से ज़्यादा है तो ये लग जाएगा, 5.6 से ज़्यादा तो नॉर्मल तो लगता है। ओके, इसको हम कल करेंगे न्यूमेरिकली इंशाल्लाह, आज या कल करेंगे। पढ़ें इसको अंग्रेजी। हाँ, ये चैप्टर मैंने वैसे पढ़ना था साथ साथ, रोज़ाना का रोज़ाना याद करना था। चलो आज ये कर लेते हैं, फिर कल से अगले चैप्टर में ये नियत कर लेंगे। वैसे खाली नियत करना काफ़ी नहीं होता, अब्बू को जो कॉल की है उसका भी कोई मकसद है। A tax shall be imposed at the rate of 15%। एक टैक्स लगेगा 15% के एतबार से। इसे होना ये चाहिए कि जो बंदा याद करके ना आए ना, ये इधर उसके हाथ होने चाहिए, ये जो है वो टांगे होनी चाहिए। एक बंदे ने इधर से पकड़ा हो, एक बंदे ने इधर से पकड़ा हो, एक बंदे ने इधर से पकड़ा हो, एक बंदे से इधर से पकड़ा हो, और इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूं। खुदा के लिए पढ़ लो, खुदा के लिए पढ़ लो। टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट द रेट ऑफ 15%। टैक्स कितने परसेंट के एतबार से लगेगा? ऑन एवरी इंडिविजुअल एंड हु रिसीव्स इंटरेस्ट इनकम, हु रिसीव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अ प्रेस्क्राइब्ड पर्सन। प्रेस्क्राइब्ड पर्सन कौन है? बैंक, गवर्नमेंट और नेशनल सेविंग स्कीम। टैक्स शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑफ टैक्स ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ। रेट किस पे लगेगा? ग्रॉस अमाउंट पे। ये सेक्शन नहीं लगेगा, ये सेक्शन नहीं लगेगा, यानी 15% नहीं लगेगा। ये सेक्शन नहीं लगेगा। दिस सेक्शन शेल नॉट लाग, ये सेक्शन नहीं लागेगा। टू इंटरेस्ट इनकम डेट एक्सीड, अगर इंटरेस्ट इनकम 5 मिलियन से बढ़ जाए तो ये सेक्शन कहता है 15 लगाओ, तो 15 नहीं लागेगा। साया देखा करें तो 15 नहीं लागेगा। तो क्या लागेगा? नॉर्मल रिजीम। नॉर्मल रिजीम या 15%? ये सेक्शन नहीं लागेगा अगर इंटरेस्ट इनकम 50 लाख से ज्यादा हो। तो क्या लगेगा? बोलो ना क्या लगेगा, बताओ क्या लगेगा? नॉर्मल टैक्स रिजीम लगेगा, क्योंकि ये सेक्शन तो कहते हैं 15 लगाओ। तो ये सेक्शन नहीं लगेगा जब इंटरेस्ट इनकम 50 लाख से ज्यादा होगी। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू इंटरेस्ट इनकम डेट एक्सीड्स 5 मिलियन। अच्छा, अब ये बात पढ़ के ना पॉइंट बी से ऐसे, फिर क्या लगेगा? इफ इंटरेस्ट इनकम एक्सीड रुपीज, इट वुड बी टैक्सेबल अंडर द नॉर्मल टैक्स रिजीम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कम बैक टू पाकिस्तान। तो ये फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लगेगा या लगवाऊं? लगवाऊं? नहीं लगेगा, कल लगवाएंगे इसको। अच्छा, अगर गवर्नमेंट ने बातें करते हुए, अगर गवर्नमेंट ने ना बोला करे ना, खुदा की मेहरबानी, अगर गवर्नमेंट ने कोई इंटरेस्ट इनकम जो है वो माफ कर दी है, किस इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स ही नहीं लगना, तो फिर वो इनकम एग्जेम्प्ट है। फिर तो ये सेक्शन सिरे से ही नहीं लगेगा ना 15% लगेगा, ना नॉर्मल रिजीम लगेगा, वो तो इनकम एग्रीकल्चर टाइप सिरे से ही। तो दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई टू इंटरेस्ट इनकम डेट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम
ये सेक्शन ऐसी इंटरेस्ट इनकम पे नहीं लगेगा जो इंटरेस्ट इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ओके गाय, चलें अब थोड़ी देर टेक जो लगाई हुई है नीचे वो जरा अटेंटिव हो जाएं, सीए करें। विद होल्डिंग एजेंट शेल डिडक्ट टैक्स ऑन ग्रॉस अमाउंट एट द रेट ऑफ, लेकिन ये किस केस में है, जब ये सेक्शन लगेगा, जब ये सेक्शन, ये जो नीचे एग्जांपल है आपने ये नहीं करनी, ये फिर कभी करवाऊंगा, ये जो रेफर लिखा हुआ है वो पता चले घर में रेफर करने ही बैठ जाए इसको। मैं तो जरा सब करूंगा, साथ साथ करूंगा मैं, जरा मैं जो करा रहा हूं पहले वो कर लें। इफ इंटरेस्ट इज अर्न थ्रू लोन एग्रीमेंट, इफ इंटरेस्ट इज अर्न थ्रू लोन एग्रीमेंट, जादुई छड़ी कहां गई है, अल्लाहु अकबर, क्या बोले, क्या बोले, अब देखना आग लगेगी, ये क्या चीज है, ये मैंने नहीं सुना हुआ। अच्छा ये नोट्स पकड़ाओ, पता नहीं कहाँ क्या सुनते रहते हैं, तो सर को जाने का टाइम नहीं होता सीए में। इफ सर को जाने के लिए बंदा रखना पड़ता है, सीरियसली आखिरी जो 1 महीना होता है सर को जाने के लिए बंदा रखना पड़ता है, कहाँ टाइम होता है। इफ इंटरेस्ट इज अर्न्ड थ्रू लोन एग्रीमेंट, अगर इंटरेस्ट कहां से कमाए, देन इट इज टैक्सेबल अंडर, फिर ये कहां जाएगा, इन केस ऑफ ऑल पर्संस, इंडिविजुअल हो, एओपी हो, जो मर्जी हो, ये इंटरेस्ट किस रिजीम में जाएगा, वैसे कंपनीज की टैक्सेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, और किस हेड में जाएगा, अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। भाई पढ़ना पड़ता है यार इसके लिए, हमें तो अभी तक याद है एक दफा ईद आई थी और 7 पेपर करीब थे, तो ईद के दूसरे दिन मेहमान आए जिसकी वजह से मुझे अभी तक उसका दुख है कि 1 घंटा ज़ाया हो गया था मेरा, और ईद के पहले दिन तो बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं हुआ था। तो जो पढ़ने तो फिर पढ़ने, और पढ़ने से मुराद हमारा 15 से 16 घंटे होता था छुट्टी वाले दिन, इससे कम पे तो नहीं चक्कर चलता था। और जो सीए फाइनल की छुट्टियां आती थी 40 दिन की, उसमें अभी तक याद है नमाजों के अलावा सिर्फ एक दफ़ा किसी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा 1 घंटे के लिए, तो वो भी मैं किताब साथ लेके गया था। तो ऑब्वियसली कुछ करना तो पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। चलें जी आगे पढ़ें। इफ इंटरेस्ट इज अर्न्ड थ्रू लोन एग्रीमेंट, देन इट इज टैक्सेबल अंडर, इन केस ऑफ ऑल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम। तो अभी तक हम उस डायग्राम के गिर्द घूम रहे हैं, घूम गया भाई, ये चल रहा है अभी। जी अच्छा, इसको सारे को दोबारा पढ़ें, साथ वाले को मुस्कुराते हुए देख के सारे को दोबारा पढ़ें। अ टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट द रेट ऑफ 15%। हाइब्रिड में सेकंड रो में जरा बात खत्म करें। ओके, नाउ स्टार्ट द सीए। अ टैक्स इम्पोज्ड एट द रेट ऑफ 15% on every individual and AOP who receives interest income from a, तो 15% रेट लगा करेगा, जनरल रूल ये है, और ये लगा करेगा किसके ऊपर, ग्रॉस अमाउंट का मतलब है खर्चे माइनस करने की इजाजत। ये सेक्शन नहीं लगेगा अगर इंटरेस्ट कितने तक है, 50 लाख तक, और अगर 50 लाख तक है तो फिर क्या लगेगा, नॉर्मल टैक्स रेजिम, और अगर इंटरेस्ट लोन एग्रीमेंट से कमाया है तो ये बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कोई चीज है, बस आप इसका लफ्ज याद कर लें, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। ये पेंशनर्स को मिलते हैं जो नौकरी से रिटायर हो गए हों और अब पेंशन कमा रहे हों, ये उनको मिलते हैं। इस पे जो टैक्स लगेगा ना वो नॉर्मल रिजीम में लगेगा, बस लफ्ज याद रख लें, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे जो टैक्स लगेगा वो नॉर्मल रिजीम में लगेगा। और ज्यादा से ज्यादा टैक्स रेट इन पे कितना लग सकता है, 5% से ज्यादा टैक्स रेट। ये टैक्स होता है मैक्सिमम और मिनिमम, ये भी कभी देखेंगे। फिलहाल बस एक उर्दू का क्या, व्हाई आर यू वाइंडिंग अप द थिंग्स, आई एम स्टिल हियर।
यू कैन वॉच माई हैंड्स. इट इज नॉट सो कि मैंने ऐसे कर लिया हो और ऐसे कर लिया हो और ऐसे करके मैंने जो है वो ऐसे कर लिया हो एंड यू आर वाइंडिंग अप द थिंग्स. हाउ डेयर यू पीपल. आई एम रीओपनिंग. रियली अजीब. लेट मी कम इन द पोजीशन बैक. अच्छा जी, तो अब पढ़ें जी सेकंड लास्ट पॉइंट, प्रॉफिट ऑन डेट. जो प्रॉफिट ऑन डेट है, प्रॉफिट ऑन डेट से क्या मुराद है? इंटरेस्ट इनकम ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स, यानी पेंशनर बेनिफिट अकाउंट इज टैक्सेबल अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम. मैक्सिमम रेट कितना है? नोट इंशाल्लाह कल बनाएंगे. जाएं साथ वाले को लेके.